Hello, my dear students of class 10 of ICSE. Today in this video, we are going to start a new course. Yes, class 10 physics ka course. Today we will be beginning a new journey with you people. I am very, very excited, my dear children. I hope you people are also very excited because in this channel, Imavate Academy, we will be doing the entire course of your class 10th physics. ऑल द चैप्टर्स। आज हम पहला चैप्टर तुम्हारे इस सिलेबस का फोर्स इसको इस लेक्चर में बिगिन कर रहे हैं। फिर उसी तरह से आगे के लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ओके, तो फोर्स का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। फिर फोर्स का सेकंड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर आएगा। इसी तरह से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर। फिर इसका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे आएगा। ऑलराइट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट मिस आउट एनी वीडियोस, बिकॉज कोई भी वीडियो मिस हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो सारे वीडियोस तुम्हारे पास पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए तुम्हें बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना है। राइट, सब्सक्राइब दबाने के बाद बेल को प्रेस करके रखना, सो दैट एनी वीडियो आई पुट इज इमीडिएटली notified to you. Every chapter will be arranged, the videos of every chapter will be arranged in a separate playlist. जैसे आज हम फोर्स स्टार्ट करेंगे तो फोर्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे, एंड प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट लेक्चर्स ऑफ फोर्स रहेगा। उसी तरह फिर सेकंड चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर का अलग से प्लेलिस्ट रहेगा। एंड उसके फिर अलग अलग जो लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर का, वो इसमें उस प्लेलिस्ट में रहेगा। सो एवरी चैप्टर विल हैव अ डिफरेंट प्लेलिस्ट। राइट, तो तुम्हें वीडियोस ढूंढने में भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। यू विल बी एबल टू फाइंड द वीडियोस वेरी इजीली बिकॉज दे विल बी इन द डिफरेंट प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट को ढूंढ लेना, तुम्हें मिल जाएगा बहुत इजीली। नाउ दिस इज द सेम थिंग वी विल बी डूइंग फॉर केमिस्ट्री एज वेल। यस, केमिस्ट्री का भी हमारे चैनल पर, इमेवेट एकेडमी पर, पूरा कोर्स क्लास 10 का हम करने वाले हैं। राइट, तो चलो केमिस्ट्री का जैसे करेंगे फिजिक्स का भी वैसे करेंगे। तो तुम्हारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तुम्हें और कोई दूसरा सोर्स की जरूरत ही नहीं है। दिस इज ऑल इन ऑल। और जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, नोट्स के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करेंगे, साथ साथ सिमिलर क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस ईयर करेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम क्लास में प्रोवाइड करेंगे तुम्हें, मैं लिखूंगा स्क्रीन पर, जो भी तुम्हें दिखेगा उसको तुम्हें अपने नोटबुक पर नोट डाउन करना है, बिकॉज दैट इज द नोट्स that you are making of your own. And these notes, when you are writing yourself and making the notes, these are very powerful tools for your preparation for your examination. जब एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, इन्हीं नोट्स से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। और यू विल सी दैट वट एवर क्वेश्चन वी हैव डन इन द क्लास, वहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा, वही उन्हीं नोट्स से तो क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हीं न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन नोट्स को बहुत सिंसियरली मेंटेन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू पीपल रेडी? फोर्स को स्टार्ट करते हैं, फोर्स चैप्टर को बिगिन करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज दिस these two types of motion: translational motion and rotational motion. The translational motion is also known as linear motion. Simple, linear motion. What is written? You see, when a force acts on a stationary rigid body, which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of force. This motion is called linear or translational motion. कोई भी body है जो fixed नहीं है, that means a body which is not fixed at any point. Such a kind of body is known as that the body is free to move. This is a very important term. The body which is free to move means the body is not fixed at any point. किसी भी पॉइंट पर मैंने फिक्स्ड नहीं किया। अब आगे मैं जो मोशन बताऊंगा रोटेशनल मोशन, इसके बाद उसमें देखना कि मैंने बॉडी को फिक्स किया हुआ है। So here we have not fixed the body at any point. The body is free to move. Just you see the case of the ball. यानी एक बॉल है ना, फिगर में देखो, and we have applied force in this direction. बॉल के ऊपर फोर्स लगाया. The ball starts moving. You see the direction of motion. So the ball starts moving in the direction of force. The force and the motion both are in the same direction. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में मोशन होने लगा, मतलब बॉल मूव करने लगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में
मोशन भी होने लगेगा। स्ट्रेट लाइन में होगा, इसलिए मोशन का नाम है लीनियर मोशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बॉडी होना चाहिए कैसा, फ्री टू मूव। अगर हम इसे फिक्स कर देंगे तो फिर लीनियर मोशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एक ब्लॉक ऑफ वुड, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ वुड केप्ट ऑन एनी सरफेस, एक हम ब्लॉक ऑफ वुड लेते हैं, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। तो तुमने यहाँ फोर्स लगाया तो ब्लॉक फोर्स के डायरेक्शन में आगे चला जाएगा, यही ब्लॉक आगे चला जाएगा। थोड़ा सा लंबा होगा ना, हाँ सेम ब्लॉक है, दो अलग अलग ब्लॉक नहीं है। दिस सेम ब्लॉक नाउ गोज हियर, तो ये आगे बढ़ा, मोशन उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी अगर हम यहां पर इसको फिक्स कर दे, लेट अस हैमर अ नेल इनटू दिस वुडन ब्लॉक, यहां पर हमने एक नेल हैमर करके ऐसे नेल को डाल दिया, एकदम नेल को अंदर डाल दिया। नाउ इफ यू अप्लाई अ फोर्स, दिस विल नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अहेड, क्योंकि हमने यहां फिक्स कर दिया, दिस इज द पॉइंट वेर वी हैव फिक्स्ड द बॉडी, राइट। तो फिर इसमें कौन सा मोशन पॉसिबल है? दिस ब्लॉक कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट फ्रीली। समझो, अगर हम इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू, अगर हम ऊपर से देखें तो यही ब्लॉक हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। टॉप व्यू बना रहे तो भी समझ में आएगा, दिस इज द वुडन ब्लॉक, टॉप व्यू बना रहे ऊपर से, और हमने यहां पर नेल को हैमर कर दिया, दिस इज द हेड ऑफ द नेल, ऊपर से दिख रहा है हेड ऑफ द नेल, हमने ऊपर से, टॉप व्यू है, समझ रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ऊपर से दिख रहा है। ये टेबल का सरफेस है, दिस इज द टेबल का सरफेस, और उसके ऊपर ये वुड रखा हुआ है, और ऊपर से हमने ऊपर से हम देख रहे हैं, एंड दिस इज द नेल, ये है हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, राइट, जहां हमने नेल को हैमर कर दिया। नाउ इफ आई अप्लाई अ फोर्स हियर, ऐसे फोर्स लगाया, द बॉडी विल रोटेट, द द थिंग विल मूव लाइक दिस, ये घूम जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। फिर और फोर्स लगाएंगे तो फिर कुछ ऐसा पोजीशन में भी आ जाएगा। तो यानी हमारा क्या हो रहा है कि द बॉडी इज ओनली रोटेटिंग। तो बॉडी में रोटेशन कब होगा? जब बॉडी को हमने फिक्स कर दिया किसी पॉइंट पर, और हमने फोर्स लगाया अप्रोप्रिएट पॉइंट पर, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्स लगाने से ही रोटेशन नहीं होगा, अप्रोप्रिएट पॉइंट पर। जैसे अगर तुम यहां फोर्स लगाते हो इस तरह से इसी बॉडी पर ऐसे, तो कोई रोटेशन नहीं होगा। क्या रोटेशन होगा? एकदम ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो नहीं। तो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन और अप्रोप्रिएट पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, कुछ ऐसे अगर हमने फोर्स लगाया तो फिर रोटेशन हो जाएगा। और वही है रोटेशनल मोशन जो आगे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन क्लियर है ना, कि इसमें बॉडी फ्री टू मूव होना चाहिए। एंड एक एग्जांपल जो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑन पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन अ फ्लोर, इट बिगिंस टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक सर्कल, एक डिस्क बनाया गया है विच इज पिवटेड। पिवट का मतलब ही होता है फिक्स्ड पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैंने फिक्स किया है। मतलब कि मान लो एक टेबल है, टेबल टॉप, टॉप व्यू बना रहे हैं, उसमें एक वुडन डिस्क लिया गया है, और सेंटर पर हमने नेल से हैमरिंग कर दिया है। तो अब ये तो फ्री टू मूव नहीं है, क्या ये आगे की तरफ या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ फोर्स लगाते हैं, जैसे इधर शो किया गया है, देन दिस डिस्क विल रोटेट अबाउट दिस पिवट, दिस डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट। ये जो पिवट है उसके अबाउट ये रोटेट करने लगेगा, रोटेशनल मोशन आएगा। तो बिल्कुल वही है ना जो मैंने अभी वुडन बार का एग्जांपल बताया था, यहाँ वो वुडन डिस्क से या कोई भी डिस्क मटेरियल का डिस्क हो, उससे ये बताया गया है, वेरी सिंपल। ओके, सो क्या लिखा हुआ है? इफ द बॉडी इज पिवटेड एट अ पॉइंट, पिवटेड मीन्स फिक्स्ड, if a body is pivoted या फिर fixed at a point and the force is applied at a suitable point, suitable point पर हम force लगा रहे हैं, all right, and suitable direction में भी, suitable point and suitable direction, suitable direction में, then what happens?
It rotates, the body rotates. I mean, yes, the body starts rotating about the axis passing through the pivot point. ये जो pivot point के about ये rotate करने लगता है. What do you mean by axis passing through the pivoted point? Axis is basically an imaginary line, okay, which passes through this pivoted point. अगर हम इसको साइड व्यू से देखें तो हमारा साइड व्यू क्या होगा, ये मान लो कि हमारा डिस्क है, साइड व्यू बना रहे हैं, हाँ, ये डिस्क है, सेंटर पर हमने पिवट कर दिया है, और ये तो हमारा टेबल है, समझ रहे हो, ये हमारा टेबल है, टेबल के ऊपर ये डिस्क रखा हुआ है, एंड सेंटर पर हमने हैमरिंग कर दिया है। तो ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज एक्सिस. एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवटेड पॉइंट. इस पिवटेड पॉइंट से ये एक्सिस पास कर रहा है, और ये जो रोटेशन होगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू दैट, मान लो हमने फोर्स इधर लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा. आई यू एबल टू इमेजिन? ऐसे ये रोटेट कर जाएगा, ये व्हील रोटेट करेगा ड्यू टू दिस फोर्स विच वी हैव अप्लाइड, फोर्स एफ. तो ये जो रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, वही लिखा हुआ है. इट रोटेट्स द बॉडी, मींस द फोर्स रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवटेड. एक्सिस का मतलब समझ में आया ना? एक्सिस is that imaginary line which passes normally through the pivoted point. Normally का मतलब perpendicular, है ना, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं. तो दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज एक्सिस. ओके, नाउ दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ये जो फोर्स यहाँ क्या कर रहा है, बॉडी को टर्न कर रहा है, तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. मींस फोर्स इज एबल टू टर्न अ बॉडी, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. सिंपल. यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ व्हील इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, सेंटर पर हमने पिवट कर दिया, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम. रिम मतलब ये जो सरकमफेरेंस है, उसको यहाँ रिम बोला गया है. इस रिम के किसी भी पॉइंट पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली, टेंजेंशियली मतलब आई यू यू नो व्हाट इज व्हाट टेंजेंट इज? Tangent is, okay, it is that line which passes through the only one point, that particular one point of the circumference of the center, है ना. जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट के अबाउट ये फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली. अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाए तो हमारा टेंजेंट कुछ कुछ ऐसा होगा. इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाए तो इस टेंजेंट के अलोंग अगर कोई फोर्स लगे, कुछ ऐसा, इस डायरेक्शन, समझ रहे हो, टेंजेंट के अलोंग, तो फिर ये रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स, तो फोर्स होना चाहिए टेंजेंशियली ऑन द रिम, तभी रोटेशन अच्छे से होगा. द व्हील रोटेट्स अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट रोटेट करने लगे. अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है, बहुत लिखा हुआ है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. When a force is applied normally on the handle of a door, the door begins to rotate about an axis passing through the hinges on which the door rests. देखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस डोर पर बेस्ड रहते हैं एग्जाम में, और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का. हमारे पास अगर ये दरवाजा है, सबके घरों में होता है डोर, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. Okay, so one end of the door is fixed with the wall, which with the hinges, ऐसा रहता है ना, hinges से fix किया हुआ रहता है, and the other end has the handle. The free end has the handle, जिस handle को हम पकड़ के दरवाजा को ऐसे खोलते हैं या बंद करते हैं. And if you see the door basically rotates, है ना, वो रोटेशन ही होता है. हालांकि पूरा तो हम रोटेट नहीं करते हैं, लेकिन दरवाजा जब हम खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, एक्चुअली तो वो रोटेट ही हो रहा है ना, इट इज रोटेटिंग ओनली. But it is rotating about which point? Not a point. In case of a door, it is this line about which it is rotating. डोर में क्या होता है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया, इनफैक्ट थोड़ा सा इधर होगा, जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया, यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस ब्लैक लाइन, हाँ, यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन पास कर रहा है, वो हिंजेस के ऊपर से पास कर रहा है. दिस ब्लैक लाइन इज इमेजिनरी लाइन, एंड इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट ये डोर रोटेट करता है, चाहे जब हम उसे खोल रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं, राइट? सो हियर दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्लियर टू यू पीपल। हम फोर्स कहाँ लगाते हैं? ऑन द हैंडल ऑफ द डोर, नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली ऑन द हैंडल ऑफ द डोर। इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं हैंडल के ऊपर। हैंडल को पकड़कर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं अगर खोलना है, या फिर पुश करते हैं अगर हमें बंद करना है। सो द पॉइंट एट विच वी अप्लाई द फोर्स जनरली इज दिस हैंडल। यहां पर मैं बना रहा हूँ हैंडल के पास एक पॉइंट। तुमने कभी गौर से देखा है कि ये जो पॉइंट होता है जहां पर हम फोर्स लगाते हैं, वो हिंजेस से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर होता है। दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन and the point at which we apply the force, that distance is kept very large. कभी दरवाजा के हिंजेस के पास आकर फोर्स लगाओ तो, मान लो कि इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हो, पॉइंट बी पर, और तीसरी बार तुम बहुत क्लोज हिंजेस के पास आकर कोई पॉइंट चूज करो और वहां पर फोर्स लगा रहे हो दरवाजा को खोलने के लिए या बंद करने के लिए। चलो बंद करने के लिए तुम पुश कर रहे हो, तो तीन पॉइंट्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। इफ यू हैव टू पुश द डोर एंड से क्लोज द डोर, सो विच पॉइंट शुड बी द बेस्ट पॉइंट फॉर क्लोजिंग द डोर, मतलब रोटेशन मोस्ट इजीली किस पॉइंट पर फोर्स लगाओगे तो हो जाएगा, बहुत इजीली तुम दो डोर को क्लोज कर पाओ। तुम लोग सब बोलोगे सर पॉइंट ए, एंड दैट इज करेक्ट। पॉइंट ए पर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो भी दरवाजा पुश क्लोज हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। बी पर मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए, और सी पर तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा फोर्स भी लगाएं बिकॉज दैट इज वेरी क्लोज टू द हिंजेस। फिर भी बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बावजूद हो सकता है हम पूरी तरह से डोर को रोटेट कर ही ना पाए। बहुत ज्यादा फोर्स लगाया फिर भी रोटेट हो सकता है ना हो, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द हिंजेस। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना इजीली टर्निंग होगा। दैट मीन्स वी वांट दिस डिस्टेंस टू बी मोर। Okay, we will actually understand this topic in the next topic itself, in the next slide itself. So basically ये point तो clear है ना? ये एक example है when a force is applied normally on the handle of the door begins to rotate about an axis passing through the hinges। वो axis जो hinges से pass कर रहा है on which the door rests। clear है? अच्छा, अभी हमने बात किया, जिस बात को हमने डिस्कस किया उसको दिमाग में रिकॉर्ड किया तुमने, कि जो डिस्टेंस है फोर्स जहां लग रहा है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का, ये डिस्टेंस हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल डिस्टेंस, तभी हमारा टर्निंग इजी होगा। अगर हम पॉइंट बी को चूज करते हैं तो डिस्टेंस कम हो जा रहा है, और अगर सी चूज करते हैं तब तो डिस्टेंस तो इतना छोटा, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे डोर को टर्न करने में या रोटेट करने में। अच्छा, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स किसी भी बॉडी को कितना इजीली टर्न करेगा, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। इस डोर पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा इजीली डोर रोटेट हो जाएगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम इजीली डोर रोटेट होगा। तो एक तो फोर्स पर डिपेंड कर ही रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है इस डिस्टेंस पर भी। ज्यादा डिस्टेंस पर फोर्स लगाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा डिस्टेंस पर फोर्स लगाओगे, तो तुम्हें कम फोर्स लगाने से भी डोर इजिली रोटेट हो जाएगा, और कम डिस्टेंस पर फोर्स लगाओगे तो फिर डिफिकल्ट होगा रोटेट करना। तो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग ओवर हियर, that what are the factors affecting the turning of a body. The turning effect of a body by a force depends on the following two factors. एक तो है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कितना फोर्स हम लगा रहे हैं भाई, कितना फोर्स लगा रहे हैं, एंड दूसरा वो डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो, मैं इस टर्म को और अच्छे से समझाऊंगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? तो अभी मैं इसको समझाऊंगा, डोंट वरी। मुझे पता है कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तुम्हें समझ में नहीं आया है। ओके,
तो इस फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है कि अमाउंट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम कहां से, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे डोर के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और अगर कोई ऐसा बॉडी है जैसे ये सर्कुलर डिस्क का एग्जांपल दिया था, तो उसमें पिवटेड पॉइंट है। तो पिवटेड पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, एंड डिस्टेंस भी होना कैसा चाहिए, एड इन योर नोट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एग्जाम में लिखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, आता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तुम लिखोगे द टू फैक्टर्स ऑन विच द टर्निंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स आर, नंबर वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, नंबर टू, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवटेड पॉइंट। ठीक है, अब हम समझते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है। अगर हमारे पास, देखो इसी फिगर से समझते हैं, हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी ऑफ अ नॉन, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप, एक रैंडम शेप का कोई भी एक बॉडी है, जहां पर पॉइंट ओ पर हमने उसको पिवट कर दिया है। ओके, दिस इज द टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं। ओके, जैसे उस केस में हमने बताया था ना, एक बार, वुडन बार लिया था, उसको ऊपर से देख रहे थे, जहां पर हमने पिवट कर दिया था, बिल्कुल वैसा ही है। ये एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक नहीं है, कोई भी एक बॉडी है, एक अजीब सा शेप है इसका, रैंडम कुछ भी शेप है, और किसी भी पॉइंट पर हमने उसको पिवट कर दिया, एंड दैट पॉइंट इज ओ। ओके, द ओ लाइज टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द बॉडी, एकदम बीचों बीच ओ नहीं है, थोड़ा साइड में। ओके, पॉइंट ओ पर हमने पिवट किया, और हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, देखो एफ इज इंडिकेटिंग द फोर्स। तो एफ जिस लाइन में है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और वो लाइन यहाँ शो किया गया है, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स इसी लाइन में एक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, जो मैंने अभी एक ब्लू लाइन बनाया है, दिस लाइन इज दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स तो और किसी लाइन में एक्ट नहीं हो रहा है, ये जो एफ फोर्स लग रहा है इसी लाइन में एक्ट हो रहा है। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस पर्टिकुलर लाइन। क्लियर? ओके, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पिवट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जिसको अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ 90 डिग्री बन रहा है। सो दिस इज द डिस्टेंस वी विल बी चूजिंग। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट अदर डिस्टेंसेस आर देयर व्हिच वी विल नॉट चूज, क्योंकि अगर उनको मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब। चलो मैं इस बॉडी को यहां पर फिर से बना रहा हूं, द सेम बॉडी, राइट, सेम बॉडी है, एक रैंडम शेप है, पॉइंट ओ पर पिवट कर दिया। अब मान लेते हैं हमने फोर्स यहां लगाया। ओके, जैसा फिगर में है वैसा ही कर रहा हूँ, एक फिर से दूसरा बना रहा हूँ उसी का। अब थोड़ा सा देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पहले बना देता हूँ, आई विल ड्रॉ इट विद द रेड लाइन। तो इसी लाइन के ऊपर एक लाइन हम बना रहे हैं, दिस लाइन, दिस रेड कलर्ड लाइन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, समझ रहे हो, रेड लाइन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट के बीच का जो डिस्टेंस है, कैन वी टेक दिस डिस्टेंस, ये भी तो पॉइंट ओ और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी। क्या इस डिस्टेंस की बात की जा रही है? नहीं, कोई भी डिस्टेंस नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हम ले रहे हैं तो एंगल यहाँ 90 डिग्री नहीं है, नॉट 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। तो कोई कोई भी हम डिस्टेंस नहीं ले लेंगे, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ओ के बीच का डिस्टेंस लेना है, लेकिन कोई सा भी डिस्टेंस नहीं लेना है। ये डिस्टेंस हम ले सकते हैं, ओ से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये भी तो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ एंड दिस लाइन। लेकिन क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। हमें ऐसा डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस, यहाँ पर एक परफेक्ट एल बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस लेना है। यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट के बीच भी हमें जो डिस्टेंस लेना है वो होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई आई हैव एडेड द वर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना, सिर्फ डिस्टेंस मत लिखना। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवटेड पॉइंट। क्लियर है? तुम्हें समझ में आ रहा है? अब हम इसको
थोड़ा छोटा कर देते हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 90 डिग्री ओवर हियर. इट इज इंडिकेटिंग दैट OP मींस दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑलराइट. तो ये इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. टर्निंग इफेक्ट, कितना इजीली टर्न होगा. टर्निंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होता है. वी ह्यूमन बींग्स ऑलवेज वांट टू मेजर थिंग्स. जानते हो ये ह्यूमन का टेंडेंसी है कि चलो मेजर करता है कितना टर्निंग हुआ, कितना टर्निंग हुआ, कितना इजीली टर्न हुआ. तो कितना इजीली टर्न हुआ इसको मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए. एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. मूवमेंट नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है टॉर्क. टॉर्क, TORQUE. टॉर्क बेसिकली बेसिकली क्या है, या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो चाहे टॉर्क बोलो, वो बेसिकली क्या है. दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी. दिस इज अ physical quantity to measure turning effect of force. कितना टर्निंग इफेक्ट हुआ ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जैसे डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. पता है ना वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है. वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी. उसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है which measures turning effect of force, how much of turning has been possible. तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको, इसका एक यूनिट होगा. एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट. यूनिट क्या होगा तो वो हम अभी पढ़ते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बेसिकली इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट है. जो फैक्टर्स टर्निंग कर रहे हैं, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो कौन से दो फैक्टर्स है जिस पर टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है. एक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी ये F, कितना फोर्स लगा रहे हैं. दूसरा ये डिस्टेंस, जिसको R से डिनोट किया गया है. कॉन्साइज फिजिक्स में मैं भी R का ही यूज करूंगा, D नहीं यूज करूंगा. बहुत बुक्स में D का यूज है, लेकिन कंसाइज में इस डिस्टेंस को R से इंडिकेट किया गया है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिंबल लो. तो R लो, D लो. तुम्हारे बुक में D लिया गया है तो भी बहुत अच्छी बात है. अगर R है तो भी बहुत अच्छी बात है. X है तो भी बहुत अच्छी बात है. कोई भी सिंबल लो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको R है. यानी ये F और इस R पर डिपेंड कर रहा है टर्निंग इफेक्ट. और इन्हीं का प्रोडक्ट F इंटू R इज इक्वल टू दिस टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स. ऑलराइट. तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है चिल्ड्रेन, दैट मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका. पहला वाला जो फैक्टर है जो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. यही ना पढ़ा हमने. फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, तुमने देखा. फर्स्ट फैक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो उसको, उसका प्रोडक्ट. एंड दूसरा फैक्टर क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट. पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज R. तो वही फॉर्मूला है हमारा. हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को इस सिंबल से डिनोट करते हैं. इसको बोलते हैं टाउ. टाउ. तो एक सिंबल है टाउ. टाउ का यूज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड इनटू आर. आर इज व्हाट, तुम बोलोगे आर इज डिस्टेंस, तो जीरो मिलेगा. कौन सा डिस्टेंस भाई, किसके किसके बीच का डिस्टेंस. तो अगर कोई तुमसे बोले आर क्या है, तुम बोलोगे सर डिस्टेंस. बहुत बच्चे बोलते हैं आर क्या है, मैं पूछता हूँ सर आर इज डिस्टेंस. डिस्टेंस किसके किसके बीच का, इंडिया से पाकिस्तान के बीच का डिस्टेंस. बिल्कुल नहीं. आर इज द डिस्टेंस. और डिस्टेंस भी बोलोगे तो भी गलत होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कहां से कहां, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट. पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर. क्लियर. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे और आज हम इसी वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं. तो यूनिट क्या हो गया,
इस फॉर्मूला को लिख लिया तुमने, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया। पहले तो सिंबल के पहले इसका एक वर्ड फॉर्मूला लिख लो। मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम प्यार से टॉर्क भी बुलाते हैं कभी कभी, इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, पूरा लिखना पड़ेगा एकदम, फ्रॉम, ये रट लो इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच। एकदम रट लो क्या क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट, और दूसरा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। याद कर लिया? एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट, दूसरा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर। तो फॉर्मूला हो गया टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। टाउ इज टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एंड ये डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। आर इज डिस्टेंस, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें यहीं पे ऐड कर देता हूं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज नहीं, दूसरे लेक्चर में। वो है कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेते हैं। हाँ, तो वो उसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे, क्योंकि उसमें डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। एक ही दिन अगर सारी चीजों को तुम्हारे अंदर डाल दूंगा तो तुम्हें डिफिकल्टी फील होगा, इसलिए धीरे धीरे हम समझते हुए टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज तुम यहां जान लो कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डिस्कशन हम आगे के लेक्चर में करेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वैसे क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में भी मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होता है। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम समझे हैं कि कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। एफ और आर को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स का। लेकिन डायरेक्शन क्या, कैसे होगा, डायरेक्शन बेसिकली है क्या, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए ये दिमाग में सेट कर लो कि मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होता है। और उसी डायरेक्शन पर हम आज इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कब हम पॉजिटिव लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को और कब हम नेगेटिव लेते हैं। तो उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यूनिट ऑफ फोर्स तो समझ ही लिए हो कि न्यूटन मीटर होता है। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, नॉट यूनिट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट, कि फोर्स का यूनिट एंड डिस्टेंस का यूनिट, विच इज न्यूटन मीटर, राइट। और सीजीएस यूनिट क्या हो गया? डाइन सेंटीमीटर होगा। सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो डाइन सेंटीमीटर होगा। एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होगा, सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर होगा। अगर हम फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर कर रहे हैं, यानी केजीएफ में मेजर कर रहे हैं, केजीएफ इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, केजीएफ, तो केजीएफ मीटर होगा। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम मेजर कर रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट के सीजीएस सिस्टम में, तो फिर वो जीएफ सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होगा, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होगा, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन आ गया। अब जो फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखो हम आज कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 2 3 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन एज वेल, वाओ। आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद हमारा वीडियो एंड होगा। चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी इज पिवटेड एट अ पॉइंट, ठीक है, अच्छी बात है। कोई एक बॉडी है जिसको हमने पिवट कर लिया किसी पॉइंट पर। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट। तो हमने फोर्स कितना लगाया, फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन का। तो जो भी चीजें दिया हुआ है उसको गिवन में लिख, गिवन फोर्स 10 न्यूटन इज, इट इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन ये हम समझ जाएंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में भले वो न लिखे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चलेगा, लेकिन हमें लिखना ही पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ठीक है, और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिया हुआ है, पिवट से फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. You have to be very careful with the unit. Force is given in SI system, Newton, and this R is given in centimeters, CGS. इसको मीटर में कन्वर्ट बिना किए हम आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, इट इज 0.3 मीटर्स. हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवट. तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज टाउ इज नथिंग बट F इंटू आर. F is 10 Newton and R is 0.3 meters and that is 3 न्यूटन मीटर. ये न्यूटन और ये मीटर आकर न्यूटन मीटर. और हमने अभी अभी पढ़ा भी था कि मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर होता है. इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन. वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को भी अपने नोटबुक में लिखो, सोल्यूशन को भी नोटबुक में लिखो, एंड डोंट जस्ट वॉच इट, सॉल्व इट along with me. Next question is this, only then you will be benefited, children. The moment of force of 5 Newton about a point P is 2 Newton meter. तो 5 Newton is the force. Unit से पता चल रहा है 5 Newton is force. Force is 5 Newton and the moment of force is 2 Newton meter. Newton meter is the moment of force. तो moment of force दिया हुआ है 2 Newton meter. Calculate the distance of point of application of force from the point P. Point P मतलब pivot. Pivot से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो. डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, यानी आर निकालो. फॉर्मूला वही, एफ इंटू आर, द सेम फॉर्मूला. टाउ दिया हुआ है 2 न्यूटन मीटर, टाउ मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स. एफ दिया हुआ है 5 न्यूटन, आर का हमें निकालना है. तो आर इज नथिंग बट 2/5 मीटर्स, दैट मीन 0.4 मीटर्स. सिंपल, छोटा छोटा क्वेश्चन एंड बहुत स्कोरिंग, और ये आता है ऐसे एग्जाम्स में आते हैं. Next question, third question for today. A mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton while using a lever handle of length 40 centimeters. तो फोर्स कितना लगाया ये मैकेनिक? ये मैकेनिक जब फोर्स लगाता है 150 न्यूटन का और लीवर हैंडल है उसका 40 सेंटीमीटर, समझो लीवर हैंडल का मतलब ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट. तुम बोलोगे कैसे सर? देखो, जब हम नट को खोलते हैं एक लीवर के हेल्प से, मान लेते हैं कि वो लीवर है हमारा ये जो रेंच होता है ना, स्पैनर बोलते हैं जिससे नट खोला जाता है. तो नट तो यहाँ पे लगाते हैं हम नट, और इस नट के अबाउट हम यहाँ फोर्स लगाते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये खुल जाएगा. इजंट इट? द नट विल ओपन. तो बेसिकली द नट इज एक्चुअली द पिवट. लॉजिकली सोचो, क्योंकि ये जब रोटेशन होगा इस नट के अबाउट ये बॉडी घूमेगा. this spanner will actually rotate about this nut. तो nut is acting like a pivot, और pivot से इस स्पैनर का जो हैंडल है, इस हैंडल का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और हम फोर्स हमेशा लगाते हैं एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पैनर. स्पैनर के एंड में ही फोर्स लगाया जाता है इस डिस्टेंस को मैक्सिमम पॉसिबल रखने के लिए, ताकि इजीली रोटेशन हो जाए. ओके, तो स्पैनर का जो लेंथ है, लीवर का जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है. मींस दैट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट. तो हमारा आर बेसिकली 40 सेंटीमीटर है, बट कन्वर्ट कर लो 40 सेंटीमीटर को मीटर में, विच इज 0.4 मीटर. दिस इज आर. तो हमें पता चल गया कि हाउ मच इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओपन द नट. इजंट इट? टॉर्क बोलो चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो, हमें यह पता चल गया कि मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द नट, ओपन द नट यानी वो टाउ हमें पता चल गया. कैसे? हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चल जाएगा. टाउ इज एफ इंटू आर. एफ इज 150 न्यूटन, आर इज 0.4 मीटर्स. तो ये हमारा आ जाएगा 15 4 60, और ये डेसिमल की वजह से यहाँ पर ये 0.0, तो 60 न्यूटन मीटर. 60 न्यूटन मीटर इज दैट टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ओपन द नट. लेकिन क्वेश्चन में हमें वो निकालना नहीं है, हमें निकालना है, क्वेश्चन ठीक से पूरा पढ़ो, हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड, कितना लंबा हैंडल चाहिए इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन. अब ये बंदा चाह रहा है कि नहीं, मैं 150 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाऊंगा, अब मैं सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और यही नट खुल जाना चाहिए. यानी
50 न्यूटन का फोर्स लगाकर मुझे 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क क्रिएट करना है, तो मुझे कितना लंबा हैंडल चाहिए, यानी फिर अभी नया आर क्या होगा। तो ये जो हमने किया ये केस वन था। केस वन से हमें ये पता चल गया कि नट को ओपन करने के लिए हाउ मच ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। नाउ केस टू में क्या कहता है कि इस बार फोर्स लगाएगा वो सिर्फ 50 न्यूटन, applying a force of only 50 Newton. Let us call it by F dash. तो F dash is 50 Newton. ओके, एंड टाउ तो उतना ही है, उतना ही 60 न्यूटन मीटर, इतना तो उसको टर्निंग इफेक्ट चाहिए, नट को खोलने के लिए 60 न्यूटन मीटर का टर्निंग इफेक्ट चाहिए ही, मोमेंट ऑफ फोर्स इतना चाहिए ही, 60 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए। चाहे तुम कितना भी फोर्स लगाओ, तुम अगर 150 न्यूटन से इसको कर कर ला पा रहे हो तो ठीक है, अगर 50 न्यूटन से भी अगर तुम्हें उसे नट को ओपन करना है तो तुम्हें इतना 60 न्यूटन मीटर तो टर्निंग प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें आर चेंज करना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द हैंडल विल चेंज, लेंथ ऑफ द स्पैनर विल चेंज, तो आर डैश हमें निकालना है। फॉर्मूला वही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, टाउ इज इक्वल टू एफ डैश इंटू आर डैश। तो हमारा टाउ तो है 60, एफ डैश है 50, आर डैश हमारा निकल जाएगा। आर डैश इज 6/5, इजंट इट, ये 0 0 कट गया, 6/5 विच इज 1.2 मीटर्स आंसर। तो हमें इतना मतलब काफी लंबा, पहले तो सिर्फ हमें 0.4 मीटर का लीवर से ही चल जा रहा था काम, काफी छोटा था 0.4 मीटर। अभी ये 1.2 मीटर, उसके कंपैरिजन में काफी लंबा हैंडल चाहिए। लंबा हैंडल जरूरी है क्योंकि हमने फोर्स तो कम लगाया ना, पहले 150 न्यूटन लगा रहा था, अभी हमें कम फोर्स से उसी नट को खोलना है, तो भाई डिस्टेंस तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। यानी टर्निंग इफेक्ट, ये जो फॉर्मूला है इससे हमें दो चीजें पता चल रहा है कि अगर तुम ज्यादा टर्निंग चाहते हो, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो फोर्स को इंक्रीज करो या फिर इस डिस्टेंस को इंक्रीज करो, आर को इंक्रीज करो। तो इस केस में जैसे हमने फोर्स अगर ज्यादा लगाया तो आर, छोटा आर से भी हमारा चल गया था, 0.4 से खुल गया था। लेकिन हमने जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाया, तब हमें आर को इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि किसी एक को तो हमें इंक्रीज करना ही है, क्योंकि टाउ नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन फोर्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर। टाउ मीन्स टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स एज वेल एज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों में से किसी एक को तो इंक्रीज करना ही है, तभी हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाउ मिलेगा। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर 2 में फिर मीट करेंगे। और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द आयरन डोर ऑफ ए बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। एक आयरन डोर है, इसका जो ब्रेथ है वो 3 मीटर है, यानी यहां से यहां तक इसकी जो ब्रेथ है 3 मीटर्स है, ब्रॉड। It can be opened by applying a force of 100 Newton normally at the middle of the door। अच्छा, मिडिल ऑफ द डोर मतलब ये पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट अगर मान लेते हैं कि ये हमारा हिंजेस है, हिंजेस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड हिंजेस का मतलब ये कि यहां पर ही होगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ओके, दिस इज आवर डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस के अबाउट ये डोर ओपन होगा। तो अभी हम 100 न्यूटन फोर्स यहां लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। डोर नॉर्मली, मतलब डोर पर नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं? 100 न्यूटन एट द मिडल ऑफ द डोर। तो मिडल ऑफ द डोर यानी हिंजेस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5 मीटर्स। ये पूरा डिस्टेंस 3 है, तो मिड पॉइंट पर फोर्स लगाया तो डिस्टेंस 3 का आधा 1.5 हो जाएगा, राइट? राइट। तो कैलकुलेट द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। तो ये डोर खुल रहा है, द डोर कैन बी ओपेंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। डोर तो खुला, तो हमने कितना टॉर्क क्रिएट किया, कैलकुलेट द टॉर्क। तो ये टॉर्क जो है उसको हमें निकालना है, द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर, एंड दैट इज टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। वही सेम फॉर्मूला, एफ है हमारा 100 न्यूटन, आर है 1.5 मीटर। 3 मत ले लेना क्योंकि हमने अभी मिड पॉइंट पे लगाया है।
तो 150 न्यूटन मीटर, दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड। अब बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे मिनिमम फोर्स अगर हमें अप्लाई करना है ताकि ये रोटेशन हो जाए, ताकि हम इस डोर को रोटेट कर पाए, तो मिनिमम फोर्स, फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्टेंस को तो मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को अगर हम कम करते हैं दूसरा को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ आई हैव टू apply the least force, that means I have to choose the maximum possible distance. The maximum possible distance from the axis of rotation is this point जिसको मैंने रेड से शो किया, मतलब एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द डोर, तभी हमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, 3 मीटर्स मिलेगा। So the point where now we will apply the force is this point जो हमने रेड से शो किया है। Okay, are you getting it? That means it should be at the extreme end, at the free end of the door. Extreme end मतलब इस end को हम बोलते हैं free end of the door के ऊपर वो point होना चाहिए। Okay, तो लिखेंगे what is the least force, वो कैलकुलेट करने से पहले where we will apply means its point of application, उसको पहले लिख लेते हैं। The least force should be applied at the farthest point from the hinges, that is at the free end of the door, where the distance from the, या फिर लिखो where the perpendicular distance, where the perpendicular distance from the hinges is 3 meters, जहां पर perpendicular distance hinges से कितना है 3 meters, वहां हम फोर्स लगाएं। आर यू एबल टू रीड माई हैंड राइटिंग? उतना बुरा भी तो नहीं लिखता हूँ, ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारा अभी हमारा वो फोर्स क्या होगा, तो लीस्ट फोर्स, चलो उसको हम एफ डैश बुलाते हैं, तो एफ डैश इज वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला, टाउ अपॉन आर। कहाँ से ये फॉर्मूला आ गया सर? अरे भाई वही फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टाउ अपॉन आर आ जाएगा। नया फॉर्मूला थोड़ी है, वही फॉर्मूला है, एफ को सब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, इस बार हमारा डिस्टेंस को हम आर डैश बुला रहे हैं, क्योंकि हमने आर यूज किया है 1.5 के लिए, तो आर डैश यूज करते हैं। आर डैश हमारा 3 मीटर है, तो टाउ तो उतना ही है, बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर, तो 150 न्यूटन मीटर। और आर डैश कितना है, 3 मीटर है, क्योंकि हमने अभी एक्सट्रीम पर लगाया, तो हमें मिनिमम फोर्स मिलेगा 3 5 15, 50 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो हमारा लीस्ट फोर्स आ गया 50 न्यूटन। देयरफॉर द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 50 न्यूटन। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो, आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। वी विल कम अप विथ लेक्चर 2 वेरी सून। टिल दैट, study well, God bless you, and subscribe to the channel and press the bell icon so that you don't miss any of the upcoming videos. Take care, children.